हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल डी का यूनिट 22 जो कि है कैपिटल एडिक्वेसी द बेसल टू ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स, जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ग्रुप थे जो 10 कंट्रीज़ का बनाया गया था, जो कि बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ के रूप में काम करते हैं इन 1975, जिन्होंने एक BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट मीट जो है कंडक्ट किया बेसल स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे बेसल कमेटी ने कैपिटल एडिक्वेसी के लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड किया इन 1988, जिसको कि हम लोग बेसल 1 अकॉर्ड के रूप में जानते हैं। उसके बाद फिर ईयर 2006 में बेसल 2 आया फ्रेंड्स। तो वही बेसल 2 जो है उसका रिवाइज्ड फ्रेमवर्क क्या है बेसल 1 से, वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे मेनली जो है वो बेसल फ्रेमवर्क में 3 पिलर्स बताए गए, जिसमें कि पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। ये सब फ्रेंड्स हमने जब जो हमारा मॉड्यूल बी है इस BFM का सब्जेक्ट का, उसमें हमने ये सारा डिटेल में किया है, तो मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। हम लोग जस्ट एक क्विक रिकैप लेंगे। तो स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या था, जो रिवाइज्ड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आया, तो ये सारे बैंकों को, जो भी कमर्शियल बैंक्स थे, ये सब पे यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हुआ एक्सेप्ट लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो बेसल 3 अकॉर्ड आया है हम लोगों का, वो इन दोनों पे भी एप्लीकेबल होता है, RRB पे भी और लोकल एरिया बैंक्स पे भी। तो बेसल 2 में क्या था, इन दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था, और ये 2 लेवल पे अप्लाइड होता था बैंकों पे। एक होता था सोलो लेवल पे और दूसरा होता था कंसोलिडेटेड लेवल पे। तो सोलो लेवल का मतलब होता है उसका ग्लोबल पोजीशन, और कंसोलिडेटेड बैंक का मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ एंटाइटीज जहाँ पे कि एक लाइसेंस बैंक जो है कंट्रोलिंग एंटाइटी की तरह काम करता था, और इसमें जो ग्रुप ऑफ एंटाइटीज होते थे वहाँ पे वैसे कंपनी को एक्सक्लूड किया जाता था जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में इंगेज होते थे, और अदर दैन फिनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में अगर कोई कंपनी इंक्लूड है तो उसको हम लोग ग्रुप ऑफ एंटाइटीज में जो है इंक्लूड नहीं करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। फिर है इंडिया में जो है अभी जो कैपिटल एडिक्वेसी निकालने के लिए जो हम लोग अप्रोच जो है जो इस्तेमाल करते हैं, वो है क्रेडिट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, और मार्केट रिस्क में स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन अप्रोच जो है ये इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों के नाम आप याद रखिएगा कि इंडिया, अगर क्वेश्चन में आए कि इंडिया में क्रेडिट रिस्क के लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी है उसको निकालने के लिए कौन सा मेथड या अप्रोच जो है वो इंडियन बैंक्स अप्लाई करती है, तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, उसको आप याद कर लीजिएगा तीनों को। अभी 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2 के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी फ्रेंड रिपीटेड है, इसको हम लोग ऑलरेडी जो है मॉड्यूल बी में कर चुके हैं। यहाँ पे है कि बैंकों को अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए ना सिर्फ कैपिटल रेगुलेटरी जो है वो एलोकेट करके रखना पड़ता है, बल्कि उनका जो रिस्क इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्क्लोज करना होता है, और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है सेट करने होते हैं ताकि वो अपने इस रिस्क को मैनेज कर सके। बैंक जो है उनको ये भी इंश्योर करना होता है कि जो भी बेसल स्टैंडर्ड जो है वो बनाए गए हैं वो बैंक उसको कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, और एक गुड प्रैक्टिशनर की तरह रिस्क मैनेजमेंट में उसको यूटिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पे तीनों पिलर्स जो है वो शॉर्ट में दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इसका हम लोग क्विक रिकैप लेते हैं। तो पिलर 1 जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, और पिलर 3 जो है मार्केट डिसिप्लिन। तो पिलर 1 में जो है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें 2 मेथड है, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच और IRB अप्रोच। IRB में फर्दर 2 टाइप हैं, फाउंडेशन अप्रोच और एडवांस्ड अप्रोच। फिर मार्केट रिस्क के कैपिटल कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, उसमें मैच्योरिटी मेथड और ड्यूरेशन मेथड है, और इंटरनल मॉडल मेथड। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच एंड एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो ये सारे कैपिटल एडिक्वेशन निकालने के लिए जो अलग अलग तरह के अप्रोच हैं वो इसमें दिए हुए हैं। सुपरवाइजरी रिव्यू में क्या है कि सुपरवाइजरी रिव्यू में बैंकों को हमेशा जो है अपना रिस्क जो है, रिस्क असेसमेंट, उसको इवेलुएट करना है, और उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए,
और इसके लिए उनको मिनिमम कैपिटल जो है ये मेंटेन करने की इंश्योरिटी जो है ये भी बैंकों को करनी है, ताकि वो पीसीए शॉर्टफॉल में ना आए। अगर कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है जहाँ पे भी नेसेसरी है, अगर कोई इंटरनल प्रोसेस में कुछ ड्रॉबैक हो रहा है या कहीं पे लॉस अराइज हो रहा है या रिस्क अराइज हो रहा है, तो उसके लिए जो है डिफरेंट कैपिटल जो है प्रिस्क्राइब करना ये भी बैंकों का काम है। ये सब सुपरवाइजरी रिव्यू में आता है। इसको फ्रेंड्स हम लोग आगे जो है डिटेल में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या है। और पिलर 3 जो है वो है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन में बैंकों का जो भी डिस्क्लोजर्स है वो बैंकों को करना है, जिसमें पहला है इनहेंस डिस्क्लोजर्स, दूसरा है कोर डिस्क्लोजर एंड सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर, और तीसरा है डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। बैंकों को जो भी डिस्क्लोजर करना है वो उनको हाफ ईयरली बेसिस में करना है। यहाँ पे फिर वही पॉइंट रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंकों का क्या है। तो इसमें जो भी अप्रोच हमने देखा वो है, यहाँ पे बैंकों का जो कैपिटल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, जिसमें टीयर 1 जो है उसको कोर कैपिटल, टीयर 2 को सप्लीमेंट कैपिटल और टीयर 3 को कैपिटल कहते हैं। और टोटल कैपिटल रेशियो जो है वो एज पर BIS जो है 8% से कम नहीं होना चाहिए, और इंडिया में ये 9% है। टीयर 2 कैपिटल जो है वो कभी भी टीयर 1 कैपिटल के 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और इसमें लॉन्ग टर्म सबऑर्डिनेट डेट जो है वो टीयर 1 कैपिटल के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। टीयर 3 कैपिटल जो है फ्रेंड वो अभी प्रेजेंटली RBI ने अलाउ नहीं किया हुआ है। इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेट जो कि सोल पर्पस के लिए होते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट रिस्क, ये याद रखिएगा आप लोग। मार्केट रिस्क के लिए जो भी शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेट है और उसके लिए जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो टीयर 3 में मेंशन किया गया है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो है वो उनका जो ओरिजिनल मैच्योरिटी है वो एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए, और टीयर 3 कैपिटल जो है वो बैंक के टीयर 1 कैपिटल के 250% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये किस लिए रिक्वायर है, ये मेनली मार्केट रिस्क को सपोर्ट करने के लिए टीयर 3 कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जो मार्केट रिस्क है वो टीयर 1 कैपिटल का मिनिमम जो है 28.5% तक होना चाहिए। टोटल रिस्क वेटेड एसेट, ये भी हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, जो हमारा मार्केट रिस्क है और क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क का जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल रिस्क वेटेड एसेट, अगर मान लीजिए क्रेडिट रिस्क का रिस्क वेटेड दिया हुआ है और मार्केट का और ऑपरेशनल रिस्क का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको रिस्क वेटेड एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क प्लस अगर कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल का को हम लोग 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑपरेशनल रिस्क का जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसको 12.5 से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रिस्क वेटेड एसेट निकल के आ जाएगा। तो इस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बुक में भी दिया हुआ है कि हमने इसको मॉड्यूल B में जो है ऑलरेडी डील किया हुआ है। तो ये काफ़ी शॉर्ट चैप्टर था और रिपीटेड था। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।